सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अपनी रुक्मणी पब्लिकेशन की बायोलॉजी को, टारगेट था हमारा टॉप 1450 क्वेश्चन कवर करना। तो उसी क्रम में आज सेट नंबर 3 इसका कवर करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपकी इस रुक्मणी पब्लिकेशन की किताब से। बहुत ही शानदार ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। और आपकी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, आगामी आपका जो लेखपाल एग्ज़ाम, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, एसएससी जो भी आपके रेलवे के नॉन टैक और रेलवे के टैक के एग्ज़ाम हुए हैं, साथ ही साथ स्टेट पुलिस और सीटीटी एसटीटी जितने भी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं और जिनमें आपकी बायोलॉजी और साइंस पूछी जाती है, उनके ये सारे क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के पीडीएफ कोर्सेज़ की सहायता से अपना पूरा कोर्स, जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी एक एक आपका पार्ट, आपका जो थ्योरी का आपका जितना भी पार्ट है, बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। इससे अच्छा आप कहीं पर भी हिंदी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। 99 पेज की ये पूरी पीडीएफ है। एक एक टॉपिक को इसमें हिंदी के कवर किया गया है। मैं गारंटी देता हूँ, जो लोग इस कोर्स को बाय करके बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ेंगे, 95% मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में वो कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशली लेखपाल एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो आप ग्राम समाज विकास, ग्रामीण जानकारी पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। साथ ही साथ लेखपाल में जो आपकी एग्रीकल्चर पूछी जाती है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें जो उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान पूछी जाती है, फुली अपडेटेड आप सामान्य ज्ञान बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी ने पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, उनके 1000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोगों ने पीडीएफ कोर्सेज तरह से प्रिपेयर किया है। तो आप इन सभी कोर्स को बाय कर सकते हैं बहुत ही छोटे से प्राइस में और बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 61 है, आज का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले 60 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर हो जाएगा कैम्बियम। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए जो ग्रोथ रिंग्स होती हैं किसकी क्रिया से बनते हैं, तो उत्तर देंगे आप कैम्बियम की क्रिया से ये बनते हैं। इनमें जो जाइलम और फ्लोएम है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले जाइलम, अगर जाइलम के बारे में बात करें तो दोस्तों, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण जाइलम द्वारा पौधे के अन्य भागों में पहुँचाए जाते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए पौधा है, ये धरती है, तो पौधे से जो जड़ें निकली रहती हैं, वो उसमें जाइलम पाए जाते हैं और आपकी जो खनिज लवण है उनका एब्जॉर्प्शन जाइलम द्वारा होता है। साथ ही साथ जो आपका जल होता है, इसका भी एब्जॉर्प्शन जाइलम द्वारा होता है और जाइलम उसके बाद ये ऊपर पहुंचाते हैं इन सभी पार्ट्स को। क्लियर। फ्लोएम के बारे में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना किसका कार्य होता है? फ्लोएम द्वारा। ठीक है, तो अगर जाइलम का पूछा जाए तो आप बताएंगे कि जड़ों से जो आपका पानी होता है, साथ ही साथ जो खनिज लवण होते हैं, जाइलम उठाता है, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आपके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, उसको पौधे के सभी भागों में कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परागण का अर्थ क्या होता है? उत्तर हो जाएगा परागधानी से परागकण का स्टिग्मा पर जाना। ठीक है, जो आपका एंथर होता है, एंथर से जो परागकण होते हैं, इनका किस पे जाना? स्टिग्मा पे जाना आपका परागण कहलाता है। क्लियर। इससे आगे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 अपना अनिषेक फल, जिसको आप, ठीक है, अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं, तो क्या होते हैं? उत्तर हो जाएगा अपना बिना परागण और निषेचन के बना फल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर है। बिना परागण और निषेचन के बना फल आपका अनिषेक फल कहलाता है। क्लियर। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। परागकण क्या होता है भैया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परागकण क्या होता है आपका? उत्तर हो जाएगा नर युग्मोद्भिद होता है दोस्तों आपका परागकण। क्या होता है? नर युग्मोद्भिद। क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। अगर हम लोग रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका पार्ट किससे आता है भैया? बायोलॉजी से ही आता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बायोलॉजी हो जाता है। ये बायोलॉजी के ही क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश पाया जाता है। किस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है आपके आवृतबीजी पादपों में? आगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या भी किसी भी प्रकार का? तो उत्तर हो जाएगा अपना द्विगुणित। क्लियर। आवृतबीजी में किस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है? तो द्विगुणित भ्रूणकोश आपका
पाया जाता है। क्लियर। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोष 2n यानी द्विगुणित होता है। भ्रूणकोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणकोष का कार्य क्या रहता है? जो भ्रूण रहता है ना, इसको क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है आपका भ्रूण को। साथ ही साथ भ्रूण त्रिगुणित होता है। अगर आपसे पूछा जाए भ्रूण किस किस प्रकार का होता है तो आप बताएंगे कि भ्रूण आपका त्रिगुणित होता है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, बीज किससे बनता है? जल्दी से बताएं, किससे बनता है बीज? क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ना, बीजांड से बनता है आपका बीज। क्लियर। ऑब्यूल। किससे बनता है बीज? ऑब्यूल से बनता है। ऑप्शन नंबर डी अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? यानी एक पेड़ है, ठीक है, तो एक ही पेड़ में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपका उत्तर हो जाएगा गीटोनोगैमी। ठीक है, गीटेनोगैमी कहलाता है। ठीक है, एक ये पुष्प है, ये जो एक पेड़ है इस पे यहाँ पे पुष्प लगा है, एक यहाँ पे दूसरा पुष्प लगा है। इसका जो परागकण है इस पौधे के वर्तिकाग्र पे, इस फूल के वर्तिकाग्र पे गए, इसको हम लोग कहेंगे गीटेनोगैमी। क्लियर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सुपारी, ठीक है, बूढ़े लोग खाते हैं ना सुपारी, गुटखे में भी इसका यूज होता है। आप कोई खा मत लेना सुपारी को, ठीक है। सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है अगर आपसे पूछा जाए? क्वेश्चन नंबर 68 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भ्रूणपोष। ठीक है, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष अपना उत्तर हो जाएगा। सुपारी का भ्रूणपोष खाते हैं लोग। क्लियर। चलिए सभी लोग फिर से अगले क्वेश्चन का उत्तर दें। कौन सा फल नट है? ठीक है, इन चार फलों में से नट कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा काजू। ठीक है, कैश्यू नट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 70 है अपना। नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो उत्तर देंगे हम लोग भ्रूणपोष। ठीक है, अगेन अपना उत्तर क्या है? भ्रूणपोष। और जो सुपारी का उत्तर था वो भी क्या था? भ्रूणपोषी उत्तर था अपना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवृतबीजी पौधों के बीज में क्या होता है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 71 अपना, आवृतबीजी पौधों के बीज में क्या होता है? अगर आपको इसका उत्तर पता है वीडियो को पॉज करें, डिस्क्रिप्शन में आप इसको उत्तर कमेंट करें जल्दी से। ठीक है, उसके बाद मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ। उत्तर हो जाएगा सुप्त एम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुप्त एम्ब्रियो आवृतबीजी पौधों के बीज में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मक्का का दाना क्या होता है? और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को पॉज करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाएं और उसका उत्तर दें आप जल्दी से। मक्का का दाना क्या होता है? उत्तर हो जाएगा अपना वास्तविक फल। ठीक है, जो मक्का का दाना होता है क्या होता है भैया? वास्तविक फल होता है आपका मक्का का दाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। एक सच्चा फल होता है, क्या होता है एक सच्चा फल? उत्तर हो जाएगा निषेचित एवं विकसित अंडाशय। ठीक है, यानी कि निषेचित जो अंडाशय होता है और पूर्ण रूप से जो विकसित अंडाशय होता है वो कहलाता है एक सच्चा फल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 अपना, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जैक फ्रूट कहते हैं कटहल को, देखो इंग्लिश भी लिखी है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 उत्तर हो जाएगा सहपत्र और परिदल पुंज। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा सहपत्र और परिदल पुंज, ये कटहल का मांसल खाने योग्य भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है? जल्दी से बताएं, अधिकांश पादप में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है? उत्तर हो जाएगा आरएनए। क्लियर, आरएनए अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः क्या होता है? जो अपना एनिमल सेल होती है ना, ठीक है, यानी कि सॉरी एनिमल सेल नहीं, जो एनिमल वायरस जंतु वायरस होते हैं इनमें आपका आनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 76 आंसर हो जाएगा या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। जबकि जो आपका अधिकांश पादप वायरस था, यानी जो पादप वायरस होते हैं इसमें क्या पाया जाता है? इसमें भैया आपका आरएनए पाया जाता है।
लेकिन आपका जो जंतु वायरस होता है इसमें आपका डीएनए भी पाया जा सकता है या फिर आरएनए भी पाया जा सकता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? ठीक है, किस में मिलती है सबसे अधिकतम प्रतिजैविक औषधि? अपनी उत्तर हो जाएगा अपना जीवाणु में। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए इसको थोड़ा अच्छे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। एक ये उत्तर हो गया। ठीक है, कौन सी शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लैमिनेरिया। ठीक है, इससे प्राप्त किया जाता है आपका आयोडीन। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भैया? घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। छोटे से होगे तब से ये सुन रहे होगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 78 उत्तर हो जाएगा डी लुआंस को। क्या लिखा है? इवाइनोवस्की ने की थी। चलिए डी इवाइनोवस्की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 79 है अपना। किसने की थी भैया जीवाणु की खोज? क्वेश्चन नंबर 79 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी आपके जीवाणु की खोज। क्लियर। चलिए इनको भी देख लेते हैं थोड़ा। रॉबर्ट हुक के बारे में बात करें तो 1665 में आप सभी को पता होगा इनने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट कोच के बारे में बात करें तो हैजे का टीका एवं टीबी की चिकित्सा की खोज की थी किसने? रॉबर्ट कोच ने। हैजा लिख देते हैं यहाँ पे, पढ़ लें। ठीक है, अगर लुई पास्चर के बारे में बात करें तो हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की थी किसने? लुई पास्चर ने। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं, जीवाणु को पादप मानते हैं क्यों मानते हैं भैया जीवाणु को पादप? उत्तर हो जाएगा इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। क्लियर। क्या होती है जीवाणु में? तो इसमें होती है दृढ़ कोशिका भित्ति, जिस कारण से इन्हें पादप भी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपापचय दर सर्वाधिक किस में होती है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे ये जो आपका आता है अड्डा 24/7 उसके मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। इन दोनों में मुझे ये क्वेश्चन मिला था, उपापचय दर सर्वाधिक किस में होती है। साथ ही साथ जो आपका रुक्मणी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आता है उसमें भी कई बार मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला है। उत्तर हो जाएगा अपना 81 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चूहों में उपापचय दर सबसे अधिक होती है। ठीक है, हाथी और बंदर मत लगाना, इंसान तो हो ही नहीं सकता जब कभी मैक्सिमम टाइम गैस बन जाती है इंसानों में, तो है ना। तो उपापचय दर चूहों में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 82 है अपना। उत्तर हो जाएगा ऊर्जा उत्पन्न होती है जब एटीपी बदलता है किसमें? एडीपी में। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो दोस्तों मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा को रखा जाता है एटीपी के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। चलिए, और अगर आपसे एडीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बताएंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बताएंगे? डाइफॉस्फेट। और एटीपी ये ट्राइफॉस्फेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही आवश्यक होते हैं क्यों होते हैं भैया शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक? क्योंकि दोस्तों ये जो जीव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, कैटालिस्ट के रूप में काम करते हैं। कौन काम करते हैं? एंजाइम। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। ये थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये एटीपी लिखा है। ठीक है, चलिए कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका 38, यानी कि ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जब पूर्ण अपघटन होता है तो 38 एटीपी का निर्माण आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, प्रोटीन की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी अमीनो एसिड। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी उत्तर नहीं होगा इसका। चलिए ऑप्शन नंबर सी ही उत्तर होगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ये नहीं होगा आपका उत्तर। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन की इकाई क्या है आप बताएंगे अमीनो एसिड। क्लियर।
चलिए, और एक और इसमें मोस्ट क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि सभी अमीनो एसिड आपके प्रोटीन होते हैं, क्या यह सही है? तो हाँ भैया, ये बिल्कुल ट्रू है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या सारे प्रोटीन अमीनो एसिड हैं? नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, आपके जो अमीनो एसिड होते हैं इनका निर्माण प्रोटीन से होता है, लेकिन सारे प्रोटीन अमीनो एसिड नहीं होते हैं। चलिए, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, किसका किस में परिवर्तन होता है भैया ग्लाइकोलिसिस में? आंसर हो जाएगा ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में इसमें परिवर्तित होता है। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है इसमें ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? पाइरुविक एसिड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, स्पीड का स्लो कर लेंगे अगली क्लास से। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा होता है भैया? आप सभी को पता होगा, राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कहाँ पे होता है? राइबोसोम। और कोशिका का जो पावर जनरेटर या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है आपका। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। और यह एटीपी को किस में बदलता है? एडीपी में, तथा एडीपी को एटीपी में बदलता है। कौन बदलता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी से बना देता है एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं आपके? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर हो जाएगा आपका 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वैसे ये अपना उत्तर होता 35 से 40, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 40 लिखा है, तो आप 40 ही उत्तर देंगे इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर हो जाएगा आपका वसा के रूप में। ठीक है, जो लोग एक्सरसाइज करने नहीं जाते हैं तभी तो पेट बाहर निकल आता है ना, क्योंकि वसा वहाँ पे संचित होती रहती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? भैया भूखा व्यक्ति सबसे पहले ग्लाइकोजन का उपयोग कर लेता है। ठीक है, किसका उपयोग करता है? ग्लाइकोजन का सबसे पहले उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा मुक्त होती है, जो आपका जलीय अपघटन है इसमें ऊर्जा मुक्त होती है किस प्रकार से? उत्तर हो जाएगा आपका ऊष्मा के रूप में। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस में ऊष्मा के रूप में आपकी ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या होता है आपका? ठीक है, तो इसके लिए भैया आपका होता है अपचय। ठीक है, कैटाबॉलिज्म। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या होता है आपका? कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमैलेशिया रोग किसकी कमी से हो जाता है? उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी की कमी से। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमैलेशिया तथा रिकेट्स रोग। चलिए, कोबाल्ट किस धातु में पाया जाता है? सभी को उत्तर पता होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? उत्तर देंगे आप, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पित्त का संचय कहाँ पे होता है, तो आपका पित्ताशय में होता है पित्त का संचय। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97, विटामिन सी को क्या कहते हैं? विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को। क्लियर? और किस में पाया जाता है? तो सभी खट्टे फलों में, स्पेशली नींबू वर्गीय फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका विटामिन सी। एक और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर आपसे पूछा जाए मीठे आम में क्या पाया जाता है, तो भैया मीठे आम में आपका पाया जाता है, जो आम पक गया होता है, यानी पके आम भी आप इसको कह सकते हैं, पके आम में पाया जाता है आपका विटामिन ए। लेकिन आपका जब आम कच्चा रहता है, ठीक है, तो क्या पाया जाता है उसमें? तब विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर देंगे हम लोग अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाजर। ठीक है, विटामिन ए की कमी है जिसको हो, गाजर लाओ बाजार से और खाओ आराम से बैठ के। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा अपना एमाइलोप्सिन द्वारा। ठीक है, इसको एमाइलेज भी कहते हैं, एमाइलोप्सिन, इसको एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है,
तो अगर एमाइलोप्सिन लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, एमाइलेज ही इसको कहते हैं, ठीक है। और यह किससे स्रावित होता है, तो भैया एमाइलेज आपका अग्न्याशय से स्रावित होता है, ठीक है। किससे स्रावित होता है, अग्न्याशय से स्रावित होता है। साथ ही साथ अग्न्याशय से आपका चलिए अगला देखते हैं, इसमें इरेप्सन लिखा है। तो दोस्तों इरेप्सन यह छोटी आंत से स्रावित होता है, ठीक है। अगर आपसे इरेप्सन का पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इरेप्सन होता है छोटी आंत से स्रावित, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है, तो दोस्तों यह आमाशय से स्रावित होता है और प्रोटीन को, जो प्रोटीन रहता है उसको पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। लास्ट क्वेश्चन है, खरगोश में दांत किस प्रकार के पाए जाते हैं। उत्तर देंगे हम लोग, खरगोश में पाए जाते हैं दोस्तों थीकोडोंट प्रकार के दांत, क्लियर। किस प्रकार के, थीकोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं आपके खरगोश में। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही अच्छे 40 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जहाँ पर भी आपको दिक्कत आई हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको रिप्लाई 100% दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर स्पीड थोड़ी आगे पीछे रही हो, कम हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़्यादा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आप। साथ ही साथ लेखपाल एग्ज़ाम या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, गारंटी के साथ आप बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्पेशली अभी आपका जेल वार्डन फायरमैन का एग्ज़ाम है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप हिंदी और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कोर्स को ज़रूर परचेस कर लें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हिंदी में आप 95% आप उत्तर लगा के आएंगे इसी PDF कोर्स से, ठीक है। बस आपको ईमानदारी से पूरा कोर्स पढ़ना होगा और आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, क्लियर दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।